नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। भारत और चीन के बीच विवाद का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार खबरें आ रही है कि चीन अपनी सीमा पर सेनाओं का दबाव बढ़ा रहा है। ताज़ा जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि चीन ने तिब्बत के साथ लगे हुए लद्दाख की सीमा पर, जहां पर कि ये विवाद सारे चल रहे हैं, चाहे वो प्योंगयांग झील हो या फिर PP-15 हो या जो गलवान वैली है उसमें, उन सभी जगहों पर करीब करीब 10,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। भारत के सैनिक भी बढ़ाए गए हैं। चीन ने वहाँ तोप और बहुत सारे बड़े हथियार जिनसे युद्ध लड़ा जाता है उनको भी तैनात कर दिया है। तो क्या भारत और चीन एक युद्ध की तरफ, भले ही वो सीमित युद्ध हो, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं आज वरिष्ठ पत्रकार हरि कुमार। नमस्कार। और नमस्कार हरि जी, स्वागत है आपका। हरि कुमार जो हैं वो भारत और चीन मामलों पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर भी हैं, लेकिन फ़िलहाल इस प्रोग्राम में वो व्यक्तिगत हैसियत से शामिल हो रहे हैं। लेकिन एक संवाददाता होने के कारण सीमा पर जो कुछ भी हो रहा है उस पर उनकी नज़र है, गहरी जांच पड़ताल उन्होंने की है, और इसलिए आज हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विवाद क्या और बढ़ेगा। हरि जी, क्या ऐसा लग रहा है कि भारत और चीन जो है वो युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, भले ही वो सीमित युद्ध हो? युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं ये कहना अभी मुश्किल होगा, लेकिन दोनों कंट्रीज़ ने अपनी बड़ी फिक्स्ड पोजीशन ले ली है। दोनों, इंडिया ये चाहता है कि भी जो 1 अप्रैल का स्टेटस था वो बरकरार किया जाए। चीन ये कह रहा है कि हमने कहीं भी कोई इंट्रूजन नहीं किया, हम अपनी ज़मीन में हैं, LAC की जो हमारी साइड है हम सिर्फ उसमें हैं। चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए हैं, अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाया, अपने युद्ध की जो साजो सामान होता है, जो मशीनरी होती है उसको वहाँ पे बढ़ाया है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। इंडिया ने भी अपना वहाँ पे बढ़ाया है, जो मैचिंग जिसको हम मिरर डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, वो इंडिया ने भी वहाँ अपना किया है। अब दोनों कंट्री एक दूसरे को कह रहे हैं कि भाई आप यहाँ से विड्रॉ करिए, वो वहाँ से विड्रॉ करें। जो ज़्यादा कन्फ्रंटेशन के पॉइंट हैं वो गलवान वैली और पैंगोंग लेक है। गलवान वैली में अब चीन ने ये कहना शुरू कर दिया है कि सब पूरी गलवान वैली पे हमारा कब्जा है और पूरी गलवान वैली पे हमारी सॉवरेनिटी है। इंडिया उस चीज़ को मानता नहीं। अब इसका समाधान कहाँ निकलेगा कहना बहुत मुश्किल है। सिमिलरली जो पैंगोंग लेक है उसमें इंडिया कहता है कि साहब हम 8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे। चाइना ने कहा कि नहीं, अब आप 4 से आगे नहीं जा पाएंगे। अब चाइना के फोर्सेस ने इंडिया के पेट्रोल को फिंगर 4 से आगे जाने से रोक रखा है। वो जो ज़मीन है वो तकरीबन 40-50 स्क्वायर किलोमीटर की है। उसकी लोकेशन, चूँकि वहाँ हाइट्स हैं, लोकेशन थोड़ा सा उसकी स्ट्रैटेजिक है, जो कि ना इंडिया ये चाहता नहीं कि भाई वो चाइना के कब्जे में है, चाइना ये नहीं चाहता है कि वो इंडिया के कब्जे में है। जिसके कब्जे में होगा उसको थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज उस ज़मीन पर मिलेगा। ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं इसमें सारा का सारा एडवांटेज हाइट्स का होता है, चाहे वो गलवान वैली हो, चाहे वो पैंगोंग लेक हो, दोनों जगह हाइट का मसला है। जो हाइट पे बैठेगा वो उसको कंट्रोल करेगा। अब ये यहाँ से कैसे, कौन, चीन का भी अपना, उनके एम्बेसडर ने PTI को एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने उसमें साफ साफ कहा कि साहब इंडिया एग्रेशन था, इंडिया ने 2-3 बार एग्रेशन किया गलवान वैली में, झगड़ा इंडिया ने शुरू किया और उसकी वजह से वो मान रहे थे। उन्होंने अपने कैजुअलिटीज़ का ये नहीं बताया कि कितनी कैजुअलिटीज़ उनकी हुई हैं, लेकिन उन्होंने माना कि दोनों तरफ से कैजुअलिटीज़ हुई हैं। ठीक है, इंडिया का ये कहना है कि भाई नहीं, ये तो गलवान वैली तो कभी डिस्प्यूटेड पॉइंट था ही नहीं। जो 23 डिस्प्यूटेड पॉइंट हैं पूरी डिस्प्यूटेड LAC में, जहाँ पे परसेप्शन आपके डिफर करते हैं, उन 23 पॉइंट में से गलवान का भी था ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्रियों के साथ जो डिजिटल बातचीत थी उसमें एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की सीमा में कोई नहीं आया है, हमारी किसी चौकी पे किसी का कब्ज़ा नहीं है, कोई यहाँ नहीं है। उसके बाद से ऐसा लगता है कि चीन जो है बहुत उत्साह में है और वो पूरा जो पूरी की पूरी गलवान वैली को अपना बता रहा है, जबकि आपने कहा, और ये बात सही है, कि वो कभी डिस्प्यूटेड नहीं था। तो क्या ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, या फिर चीन को प्रधानमंत्री के बयान से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से बहुत ज़्यादा उत्साह मिला है और ये सोच रहा है कि अब भारत जो है राजनीतिक रूप से सरेंडर करने के मूड में है और वो जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, और इसलिए अपनी सेनाओं को वहाँ बढ़ा करके अपनी दखलंदाजी को बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये कि उस समय जो प्रधानमंत्री का ये बयान आया है वो किसी भी यार्डस्टिक से समझ के परे है। वो बयान, दोनों देशों की सेनाएं आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन में एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं। मिलिट्री के युद्ध के जितनी भी साजो सामान है वो बॉर्डर पे सब लगे हुए हैं, और उस समय इस तरह का बयान किसी प्रधानमंत्री के
पोजीशन पे बैठ के इस तरह का बयान देना एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, और वो कन्फ्यूजन पूरे देश में भी हुआ, और उसका पूरा का पूरा चाइनीज़ मीडिया ने, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने और उन सब लोगों ने उठाया। उन्होंने उस बयान को ऐसा प्रचारित किया कि साहब देखो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो चाइना कह रहा है वो ठीक कह रहा है, हमने कोई इंट्रूजन नहीं किया। लेकिन ये फैक्ट है कि प्रधानमंत्री ने बयान दिया, उसको हम नकार नहीं सकते। उस बयान का ऑडियो भी रिलीज़ हुआ और उस बयान को लिखित रूप में भी रिलीज़ किया गया। अब अगर हम थोड़ा सा उस बयान का डाइसेक्शन करने की कोशिश करें तो प्रधानमंत्री ने उसमें मोटा रूप से 2 बातें कही। नंबर 1 कि भी हिंदुस्तान की कोई भी पोस्ट किसी के कब्जे में नहीं है, यहाँ पर वो फैक्चुअली करेक्ट है। चाइना ने हिंदुस्तान की किसी भी पोस्ट को अपने कब्जे में नहीं लिया। दूसरा बात जो उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन में कोई इंट्रूजन नहीं है। अब ये तो प्रधानमंत्री ही इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि भाई उनका इसका कहने का मकसद क्या था, लेकिन जो हमें समझ में आता है ये सारा का सारा विवाद जो है ये उन जगहों पर हो रहा है जहाँ पे एलएसी के परसेप्शन आपके डिफर करते हैं। अब उस जमीन पर आप अपनी सॉवरेंटी क्लेम करने लगे वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी सॉवरेंटी है नहीं वहाँ पर। आप सिर्फ वहाँ पेट्रोलिंग करते हैं, आपने वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया हुआ, आप वहाँ सिर्फ पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग का मतलब ये है कि सुबह सुबह आपके ट्रूप्स की टोली निकलती है, उस पॉइंट तक जाती है, वहाँ पे कुछ अपना इस तरह का कोई एक सिंबल छोड़ते हैं कि हम यहाँ आए थे, वापस जा रहे हैं, और वो वापस चले आते हैं। ये एक दिन भर की पेट्रोल होती है, एक दिन भर की यूजुअल ड्रिल होती है। दोनों कंट्री ये मान के चलती है कि वो जहाँ जहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं वहाँ सॉवरेंटी उनकी होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। वो सिर्फ उनका पेट्रोलिंग एरिया है, उसको प्रोटेक्टिव पेट्रोलिंग कहते हैं। और इसीलिए कहा भी ये जाता है, जैसे कई बार जो इन चीज़ों को लोग जानते समझते हैं, इंडियन पेट्रोल एरिया, चाइनीज़ पेट्रोल एरिया। जहाँ पे चाइनीज़ पेट्रोल करते हैं वहाँ पे चाइना के है, जहाँ पे इंडिया करता है वहाँ पे तो इंडिया। लेकिन वो अगर पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कब्जा तो कर ही सकते हैं, उसके बाद वो कहेंगे बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे के डिस्प्यूट है, जहाँ पे दोनों कंट्री पेट्रोलिंग करते हैं। एक दिन वो पेट्रोलिंग कर लेते हैं, एक दिन आप पेट्रोल, और दोनों सेनाओं की ये समझ है कि वो जानते हैं कि आज वो पेट्रोलिंग करेंगे, कल हम करेंगे, ना वो आपको कुछ कहेंगे ना आप कुछ कहेंगे। आपका भी ऑन पेपर ड्रिल पूरी हो जाती है कि हम पेट्रोलिंग किए, वो उस स्पॉट तक गए, वापस आ गए, ठीक है ना। अब इस हिसाब से अगर प्रधानमंत्री के दिमाग में ये बात थी, ये हम लोग जो सारा बहस कर रहे हैं सिर्फ प्रधानमंत्री के बयान पर कर रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री के दिमाग में ये बात थी तो कहीं ना कहीं वो बात एक सच है कि अभी तक उन एरियाज़ में चाइना नहीं घुसा है जिस पे के जहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जहाँ पे हम लोग जम के बैठे हुए हैं। सिर्फ उन्हीं है, चाहे वो गलवान वैली हो और चाहे वो पेंगोंग लेक हो या जो दूसरा वो फिंगर हाइट्स हैं, दूसरा एरिया है घोगरा हाइट्स जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी सारा का सारा झगड़ा जो है पेट्रोल एरियाज़ में हो रहा है, उन एरियाज़ में नहीं हो रहा जहाँ पे कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के बैठे हुए हैं। अब उसके बावजूद भी जब दोनों देशों की सेनाएं, इतना तनाव चल रहा है और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने एक दूसरे के बैठी हुई हैं और दोनों देशों की सेनाएं आपस में उन जंगों को क्लेम कर रही हैं, अपनी सॉवरेंटी क्लेम कर रही हैं, इस तरह का बयान देना बनता नहीं है। इस बयान ने हिंदुस्तान को डैमेज किया है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट किया। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जितने भी अगर आप सोशल मीडिया पे देखें जो रिटायर्ड मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इस बयान को अप्रिशिएट किया। सब लोगों ने इसको आउटराइटली कहा भी प्रधानमंत्री को क्या हो गया, किस तरह का बयान प्रधानमंत्री दे रहे हैं। तो असल में एक तो ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री को जुमला छोड़ने की एक आदत है। बहुत सारे मामले पर वो बहुत सारे जुमले वो छोड़ते रहते हैं, कि जैसे उन्होंने 2014 के चुनाव से पहले कह दिया था कि काला धन वापस आ जाएगा तो सबके खाते में 15-15 लाख पहुंच जाएगा। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर आप बोलते हो तो एक राजनयिक को, एक राजनेता को उतनी सावधानी बरतनी चाहिए जो कि प्रधानमंत्री में दिखाई नहीं देती है। और ये कोई बहुत गंभीर बात करने वाले प्रधानमंत्री हैं नहीं, वो झूला देना चीन के राष्ट्रपति को और ये समझ लेना कि हमारी दोस्ती हो गई। जबकि आप जानते हो कि सबसे बड़ा, शायद दुनिया का सबसे बड़ा भारत सीमा विवाद जो है भारत और चीन के बीच ही है। लैंड को लेकर इतना बड़ा विवाद दुनिया में कहीं है ही नहीं। हम जो है अक्साई चीन को अपना कहते हैं, अक्साई चीन तो उनके कब्जे में है ही, उससे तो बहुत दूर, कम से कम अक्साई चीन से हम ये 30, 40, 50 किलोमीटर दूर अभी ये बात कर रहे हैं जहाँ पर ये होगा कि ये पेंगोंग लेक का इलाका जो है और जो गलवान वैली है या PP15, 14-15 है, यानी पेट्रोलिंग पॉइंट हम कहते ही इसलिए थे कि हम सिर्फ पेट्रोलिंग करते थे। बात सही है, लेकिन सवाल ये है कि पेट्रोलिंग करके हम अपने दावे को मजबूत कर रहे थे और हम चीन को ये बता रहे थे कि हमने तुमको सरेंडर नहीं की है ये ज़मीन। अब जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें लग रहा है कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद जिस तरह से ग्लोबल टाइम्स ने, जो चीन का प्रमुख अखबार है, उनका सरकारी अखबार है, उसने जो बातें की उससे तो लग रहा है कि वो उत्साहित हैं और उनको लग रहा है कि ये जो जहाँ तक भारत के जो पोस्ट बने हुए हैं उसको छोड़ करके, जैसे अगर आप पेंगोंग में लें
तो हमारे पास फिंगर 4 तक बना हुआ है, उसके आगे हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। ऐसा ग्लोबल टाइम्स ने क्लेम किया। तो क्या मतलब हम ये माने कि एक तरह से हमारी राजनयिक हार जो है वो हो चुकी है? ये मानना तो अभी ठीक नहीं होगा कि हमारी राजनयिक हार हो चुकी है, लेकिन जहाँ तक पब्लिसिटी का मसला है, पब्लिसिटी में कहीं ना कहीं इंडिया पीछे छूट जाता है। ये जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा था तभी भी ये सुनने को मिला। जब अगर आपको ध्यान हो, जब एयर स्ट्राइक का मसला था हमारे उसमें, एयर स्ट्राइक में, तो वहाँ से करके हम वापस आ गए। जब पाकिस्तान ने हमारे यहाँ एयर स्ट्राइक की तो पहला न्यूज़ उसके पाकिस्तान से आई, पाकिस्तान की ISPR ने उसको ट्वीट पे किया, और तब यहाँ पे हिंदुस्तान में लोगों को पता चला। और फिर उसके बाद में उन्होंने वीडियो भी इशू कर दिया, तभी भी हमारे यहाँ से कोई बयान नहीं आया। वो मतलब धनाधन वो कुछ कहते रहो। और उसमें फिर हमारा एक प्लेन तो हमारा उसमें, जब पाकिस्तानी यहाँ आए उसमें हमारा उसकी सीमा में जाके पड़ गया, और एक हमारा जो था वो सेल्फ शूटिंग में फ्रेंडली फायर में मारा गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो बयानबाजी है, इंडियन नेटवर्क जो पब्लिसिटी का है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का हो या वो आर्मी का हो या डिफेंस, इनका तो PRO का सिस्टम जो है, ये पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं पब्लिसिटी में लैग करता है, बहुत कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है। हर चीज़ को सोर्सेज से कहना चाहते हैं, डायरेक्ट चीज़ों को कहना नहीं चाहते हैं। अब 2 बार ये आ चुका, 2 बार लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग हो चुकी, दोनों बार जैसी मीटिंग करते होंगे फट से वो अपना एक स्टेटमेंट शुरू करते हैं कि साहब इसको हमें मत एट्रीब्यूट करेगा, सोर्सेज को एट्रीब्यूट करेगा, और तुरंत पूरा का पूरा इंडियन मीडिया कहने लगता है कि साहब डिसंगेजमेंट। अभी तक कोई डिसंगेजमेंट नहीं हुआ, कहीं कोई वापस नहीं गया, जहाँ बैठे हैं बल्कि वहाँ पे ट्रूप्स का, मशीनरी का कंसंट्रेशन और बढ़ा है। तो ये जो पब्लिसिटी का जो जहाँ तक मामला है, इसको हम राजनीतिक हार तो नहीं मान सकते, लेकिन हाँ, एक परसेप्शन में कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें असर डालती हैं। पब्लिसिटी में आप उनसे पीछे छूट जाते हैं, और प्रधानमंत्री के बयान का भी खूब इस्तेमाल किया गया। और वैसे भी जो अब जैसे चाइना के एम्बेसडर ने बयान दिया, पूरा इंटरव्यू दिया PTI को, और उसका सेलेक्ट ट्वीट से लेके अपना रिलीज़ कर दिया, इंडियन मीडिया को भी रिलीज़ किया, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी डाला, और अपने चाइनीज़ मीडिया को भी दिया, ग्लोबल मीडिया को भी दिया। और कहीं ना कहीं मतलब ये जो परसेप्शन की लड़ाई है और जो पब्लिसिटी की लड़ाई है, इसमें इंडिया पीछे छूट जाता है। इंडियन सिस्टम को चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इतना लंबा चौड़ा तंत्र है उनके पास, उनको मीडिया से मोर फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करना चाहिए, मोर डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहिए, इंडियन आर्म फोर्सेस को भी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी। ये सब कहीं ना कहीं मतलब उनकी जो स्ट्रैटेजी है, हर चीज़ को सोर्सेज से चलाना चाहते हैं, हर चीज़ को सोर्सेज से कोई भी चीज़ आती है, उसकी क्रेडिबिलिटी इन सब माहौल में ना बहुत कम होती है। पर उसका एक कारण ये भी तो है कि प्रधानमंत्री, अभी जो प्रधानमंत्री हैं, वो सब सारे फैसले खुद करते हैं, क्या बयान जाएगा नहीं। जैसे उन्होंने जब हमारी सीमा में कोई घुसा नहीं है ये बयान दिया, उसके बाद उसको सफाई देने में घंटों लग गए, शायद 1 या 2 दिन के बाद सफाई आई कि उसका मतलब ये नहीं है। मतलब क्या है? तो एक तरफ से वो सेल्फ सेंटर्ड पूरी तरह से दिखाई देते हैं। ओबामा आए तो तुम तराक करके बात करने की बात कर दी उन्होंने, हालांकि लोगों ने कहा कि अंग्रेजी में तुम और आप कहाँ से होता है। फिर ट्रंप आए तो वो ट्रंप उनके दोस्त हो गए। शी जिनपिंग को तो बहुत ज़माने से, जब मुख्यमंत्री थे उस ज़माने से वो चीन जाते रहे। 18 बार शी जिनपिंग और उनकी मुलाकात हो चुकी है। 5 बार वो मुख्यमंत्री के रूप में और 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में और 5 बार प्रधानमंत्री के रूप में चीन जा चुके हैं। लेकिन कहीं से उनको ये आभास नहीं था। 1962 की बात की जाती है। 1962 में निश्चित तौर पे नेहरू इस बात को समझ नहीं पाए कि चीन इस तरह की हरकत कर सकता है, और बहुत आसान सी हार हुई, क्योंकि हम उस सीमा को बहुत ऐसी सीमा मान रहे थे कि अभी दूसरे जो देश के भीतर का काम है वो कर लें। लेकिन 1962 के बाद सबको मालूम है कि सबसे खतरनाक सीमा हमारे लिए वही सीमा है। सबसे शक्तिशाली दुश्मन जो है वहीं बैठा हुआ है, और वो हर साल कुछ न कुछ आगे बढ़ता है। यानी माओ से तुम की जो पुरानी नीति थी, 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे, यानी हर साल आप 1 कदम कब्जा करते जाओ, और इसी नीति पे चल रहा है। मोदी जी, इन्होंने राष्ट्रभक्ति की बहुत बातें की, पूरी बीजेपी करती है, RSS करता है, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो सेना को जो एक सफल नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व है, वो देने में नाकामयाब है। देखिए, ये बात आप सही कह रहे हैं। हर प्रधानमंत्री का अपना काम करने का स्टाइल होता है। मनमोहन सिंह साहब थे, कम बोलते थे, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को पूरा का पूरा स्पेस देते थे अपना काम करने का। मोदी साहब हैं, ज़्यादा बयानबाजी करते हैं, ज़्यादा इवेंटबाजी करते हैं, ज़्यादा इस तरह की चीज़ों में लगे रहते हैं, मगर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका स्पेस कम है। अब सारी की सारी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं, जो फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस के मतलब सब प्रधानमंत्री के कार्यालय में, जिसको हम PMO बोलते हैं, वहाँ पे सेंट्रलाइज है, और वहीं से चीज़ें चलती हैं। और कभी कभी जब इस तरह के बयान आते हैं, मतलब ये बयान जो प्रधानमंत्री का था, अगर ये कहीं पर भी किसी भी
फॉरेन मिनिस्ट्री वाले जो पब्लिसिटी डिवीजन के लोग हैं या जो फॉरेन सेक्रेटरी टाइप के लोग हैं, उनकी नज़र में अगर प्रधानमंत्री का बयान आता वो उसको रुकवाते। लेकिन वहाँ पे अब ये एक तरीके से आप इस तरह का बयान जो है वो मतलब उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को क्लियर क्या करना चाहिए। प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं दो देशों के संबंधों के बारे में, उसको वो MEA से हुआ क्या हूँ वहाँ जाना चाहिए। लेकिन वो तो सिर्फ प्रधानमंत्री के दिमाग की उपज थी या प्रधानमंत्री कार्यालय के दिमाग की उपज थी, किसी डिप्लोमेट का उसमें कोई लेना देना था नहीं, किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट था नहीं, किसी ने क्लियर किया नहीं। तो इस तरह के माहौल में इस तरह की गलतियाँ होना बड़ा स्वाभाविक है। और ये प्रधानमंत्री का स्टाइल है अपना एक बहुत ही सेंट्रलाइज तरीके से काम करने का, सेल्फ सेंटर, पर्सनैलिटी ओरिएंटेड, और हर चीज़ को एक इवेंट बना के काम करना, चाहे वो उनको झूला झुलाना है या मामलापुरम में उनको नारियल पानी पिलाना है या चीन में जाके उनके गांव में जाना है। वो सारी चीज़ें वो मतलब एक तरीके से पहले भी मैंने आपको बताया था एक बार कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने श्याम शरण साहब, उन्होंने कहा था फॉरेन पॉलिसी इज मच मोर सीरियस बिजनेस देन इवेंट मैनेजमेंट। You keep on having these events one after the other, but then you will not be moving a step forward as far as the foreign policy is concerned. वो सारा का सारा डिलेमा इंडिया के सामने खड़ा हुआ है। नेबर से आपकी बन नहीं रही है, नेपाल जैसा नेबर आपको आंखें दिखा रहा है, बांग्लादेश नाराज है, वो जो CAA वाला बिल आया हुआ है, श्रीलंका का झुकाव चाइना की तरफ बड़ा क्लियर कट सा है। और अब हम जो है बिल्कुल एकदम से मतलब अपने ही क्षेत्र में साउथ एशिया में हम आइसोलेशन की तरफ बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। ये इस 6 साल की फॉरेन पॉलिसी का ही नतीजा है। हाईली सेटेलाइट पॉलिसी होगी, और अगर आप दूसरे कंट्रीज़ को ये बिहेव करके दिखाने लगें कि हम इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं, साउथ एशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उसका रिटेलिएशन कहीं ना कहीं होगा और वो स्थिति पर आज हम आके खड़े हो गए निश्चित तौर पर। और मैं ये एक आखिरी सवाल आपके साथ रखना चाहता हूँ कि ये बहुत सोशल मीडिया पर इसको फैलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं और दूसरी जगह भी आ रहा है कि ये दोनों देश जो हैं कोरोना से घिरे हुए हैं। चीन तो पूरी दुनिया में इसको लेकर के बदनाम हो चुका है, और ये सब लोग जानते ही हैं कि चीन से ही शुरुआत हुई। अमेरिका भी आरोप लगा रहा है कि चीन ने तथ्यों को छुपाया, जिससे कि वो अमेरिका में, यूरोप में और दुनिया में फैला। भारत में स्थितियां जो हैं बेकाबू होती जा रही हैं। दिल्ली में आप देख ही रहे हैं कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अस्पताल में जगह नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में जगह नहीं है, सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है। लोग जो है इधर से उधर मारे फिर रहे हैं। और कहीं ना कहीं से ये बात अब आने लगी है कि असल में ये दोनों ही देश कोरोना संकट को दरकिनार करना चाहते थे, और इसलिए मेली कुश्ती लड़ रहे हैं, आपस में ही जो है वो जूझ रहे हैं, ताकि लोग कोरोना पर बात नहीं करके भारत पर बात करें। देखिए, कोरोना अपनी जगह है, और ये जो स्ट्रैटेजिक मसले हैं, डिफेंस के मसले हैं, ये अपनी जगह हैं। चाइना ने काफ़ी कुछ हद तक जो है कोरोना को कंट्रोल किया, हालांकि वहाँ के बारे में सही खबरें आती नहीं हैं। इंडिया में तो कोरोना अभी बढ़ ही रहा है। इंडिया को तो अभी आगे कई महीनों तक ठीक से जूझना पड़ेगा। हालांकि काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने भी तैयार किया है, शहरों में इधर उधर दुनिया भर के बेड्स तैयार किए हैं, PPE किट्स मिलने लगी हैं, अपना टेस्ट अब जल्दी होने लगा, टेस्ट का नंबर बहुत बढ़ गया है। अब हम लोग 2.25 लाख टेस्ट कर रहे हैं। ये कैपेसिटीज़ हमने पिछले 3 महीने में क्रिएट किए हैं, और अब लोगों के टेस्ट आसानी से हो पा रहे हैं। PPE किट, वो अपना जो मास्क होता है 95 मास्क जो मेडिकल स्टाफ को दिया जाता है, उन सब चीज़ों में हम लोगों ने काफ़ी तरक्की की है। मगर अभी भी जो इंडिया के सामने जो चैलेंज है कोरोना का, वो अभी भी खड़ा हुआ। और जिस तरीके से हमारी 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है, उसका अगर सर्टेन परसेंटेज भी अगर आगे जाके फ्यूचर में अफेक्ट होगा, तो हमारे सामने तो करोड़ों का नंबर है, उसको डील करना हमारे लिए आसान नहीं। लेकिन अब ये जो बॉर्डर की स्थिति है वो एक अपनी जंग है, उसको हम लोग डील कर रहे हैं, करते रहेंगे। जाहिर सी बात है कि वो करते रहेंगे। लेकिन एक खबर पर मेरी नज़र और आज गई। एक खबर ये है कि अमेरिका जो है उसके जो ट्रूप्स, उसकी जो सेना का हिस्सा यूरोप में तैनात है, वो भारत की तरफ भेज रहे हैं। अगर युद्ध की स्थिति होती है तो भारत की मदद करने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका या यूरोप भारत की मदद करने आएंगे? ये बिल्कुल बिना किसी बेसिस के खबर है, पता नहीं कहाँ से लीक हुई है, कोई अधिकृत बयान तो हमने ऐसा देखा नहीं। नंबर 2 कि ना तो कोई इंडिया और अमेरिका की ऐसी कोई ट्रेटी है कि इंडियन अमेरिकन सैनिक जो हैं वो भारत की भूमि में आके भारत के साथ खड़े होकर किसी दूसरे कंट्री से लड़ाई लड़ेंगे। अभी ऐसी नौबत आई नहीं है। और इंडिया के अमेरिका ना किसी भी कीमत में अपने सैनिकों, अमेरिका का तो सबसे ज़्यादा ये रहता है कि उसके खिलाफ दूसरे लोग लड़ते रहें। अगर आपको ध्यान हो, एक ज़माने में अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की सेना ध्यान, वो अपनी सेनाओं को वापस बुला लें, लेकिन मनमोहन सिंह अड़ गए कि हम अपने एक सैनिक को नहीं देते। ठीक है ना। अब आप इस सिचुएशन ये समझें, पता नहीं कहाँ से खबर आई है कि उसका बेसिस क्या है कि अमेरिकन सैनिक यहाँ आएंगे। और अमेरिकन सैनिकों को इतने हाई एल्टीट्यूड पे वार का ना कोई एक्सपीरियंस है, ना उनके पास में कोई इस तरह का अनुभव है। ये बड़ा मुश्किल है। वो नेवी को भेज रहे हैं इधर, जिसमें नेवी वो ठीक है, उनके कुछ शिप्स इधर उधर आ जाएं, वो अपना इंडियन ओशन में आके इधर उधर अपना घूमने लगे। ठीक वैसे ही होगा जैसे 1971 के युद्ध के समय 7th फ्लीट की बड़ी चर्चा हुई कि वो भारत के पास भेज रहे हैं, लेकिन वो भारत के पास खड़े रहे। भारत के पास इतनी शक्ति थी कि वो पाकिस्तान को पराजित कर सके और बांग्लादेश का
एक नए देश के रूप में पाकिस्तान से अलग होकर के सृजन हो सके, और वो सृजन हुआ। बहरहाल युद्ध जो है वो दूसरों के भरोसे नहीं लड़े जा सकते। भारत को अपनी ताकत के बारे में आकलन खुद करना होगा और ये समझना होगा कि क्या हम चीन से इस वक्त मुठभेड़ करने की स्थिति में हैं। हम जब चीन के बहिष्कार की बात करते हैं तो भी हम समझते हैं कि बहुत सारे लोगों का समझना यही है कि चीन के बहिष्कार का मतलब होता है कुछ ऐप, टिकटॉक टाइप चीज़ें जो है उसको डिलीट कर दो, जूम पर काम करना बंद कर दो तो वो ख़त्म हो जाएगा, या दिवाली के झालर मत खरीदो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। चीन हमारी जो स्ट्रैटेजिक कंपनियां हैं उनमें बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इस मुद्दे पर हम फिर अलग से हरी जी आपसे बात करेंगे क्योंकि वो लंबा विषय होगा। लेकिन आज के लिए इस मुद्दे पर बस इतना ही। चलते चलते मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाना चाहूँगा कि हम जो हैं वो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर और दूसरे जो सोशल मीडिया है वहाँ पर भी मौजूद है। एक बात और कि इस वीडियो के अंत में आपको डिस्क्रिप्शन का एक बटन मिलेगा, उस बटन को दबाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि आप हमारा सहयोग किस तरह से कर सकते हैं। इस समय ईमानदार पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए पाठकों का सहयोग जो है बेहद ज़रूरी हो गया है, और अगर संभव हो तो आप उस बटन को दबाएं और हमारी मदद करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरी जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।